Hello my dear students, welcome you on our online platform. Today we will discuss about the tenses. जैसा कि आपको मालूम है, जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट पार्ट बहुत सारे बच्चों को लगता है वो लगता है इंग्लिश का टेंसेस। और इसमें भी जो सबसे डिफ़िकल्ट लगता है तो वो ये लगता है कि किस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है उनका इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पे वॉज लगेगा, कहाँ पे वर लगेगा, कहाँ पे आपके पास हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल होगा। तो इन सभी क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा रेज किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसमें अंडरस्टैंड की जाती है बच्चों के द्वारा कि भाई ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं समझना में। हालांकि अगर आपको थोड़ा सा इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो मैं आज आपको पूरा का पूरा इस वीडियो लेक्चर में टेंसेस के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हम टेंसेस को समझ सकते हैं और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अगर आप आने वाले समय में पुलिस, पटवारी या फॉरेस्ट गार्ड इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप इसमें जेबीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो आज वाला लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बेसिक से एडवांस की तरफ इस टॉपिक को ले जाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंसेस से। सबसे पहले हमें टेंसेस को समझना ज़रूरी है कि टेंसेस होते क्या है। जब भी हम टेंसेस की बात करते हैं तो टेंसेस में हमें दो चीज़ों की इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है। दो चीज़ें टेंसेस हमें बताते हैं, एक बताता है ये हमें टाइम और दूसरा बताता है एक्शन। किस किस के बारे में बताता है, एक तो ये समय के बारे में बताएगा, दूसरा ये एक्शन के बारे में बताएगा, यानी कि मैं किस समय कौन सा कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन दो चीज़ों के जो जोड़ को हम क्या कहते हैं, टेंसेस कहते हैं या हिंदी में बोले तो काल कहते हैं। राइट, तो ये बेसिक सी एक डेफिनेशन दी मैंने आपको टेंसेस की कि टेंसेस होते क्या। टेंसेस हमारे पास वो भाग है इंग्लिश का जिसमें कि हम समय और कार्यों के बीच के परस्पर संबंध को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो ये समय और कार्य कहाँ पे यूज़ होंगे, तो जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, जब भी हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें मेजर चीज़ें रहती है कि इसमें एक तो हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य करता है। ठीक है, कार्य को करने वाला। ठीक है, डूअर्स, जिसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, डूअर्स कह सकते हैं, काम करने वाला व्यक्ति होता है। दूसरा, इसमें समय को बताने के लिए हमारे पास क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, यानी कि ये किसके बारे में बात करेगी, समय के बारे में बात करेगी। तीसरा, इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो आता है वर्ब का। तो वर्ब क्या होती है, ये होती है जो काम किया जा रहा है, जो एक्शन किया जा रहा है। ठीक है, किसके बारे में बताता है, ये एक्शन के बारे में बताता है। और लास्ट में जाके आता है एम या ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो आप काम कर रहे हैं, किस काम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप कोई काम करते हैं। तो ये सारे के सारे एक बेसिक सी स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। जब मैं यहाँ पे सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सेंटेंस में हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है इसका, सेंटेंस का, अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि किस तरह से एक सेंटेंस को लिखा जाता है, तो सबसे पहले एक सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। फिर क्या आता है हमारे पास, उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर क्या आता है हमारे पास, उसमें मेन वर्ब। फिर क्या है, अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये इस तरह से एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। हालांकि इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन एक छोटी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हमारे पास इतना ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर काफ़ी है। जैसे कि अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो कि किसी काम को करता है या कार्य को करता है तो उसको हम या कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। अब इसको काम को करने वाला कह सकते हैं या इसको डूअर कह सकते हैं, उसको हम सब्जेक्ट में लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं मान लो कि किसी राम का नाम लिखता हूँ, कोई एक व्यक्ति है, राम है। ठीक है, और ये समय की बात करता है। ठीक है, अगर मान लो कि मैं इसको समय बताना है कि ये काम कर रहा है, जैसे राम स्कूल जा रहा है या राम
खाना खा रहा है, इस तरह के अगर वाक्यों को मैंने बताना है तो ये जो खाना खा रहा है या खाना खा रहा था, इसके बीच का जो डिफरेंसेस है वो हमें किससे पता चलेगा? हेल्पिंग वर्ब से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि इसमें अगर तो मैं इसमें इज एम आर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? इज एम आर, तो ये हो जाएगा मेरा समय प्रेजेंट का। किसका समय आ जाएगा? ये मेरा प्रेजेंट का। और अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉज या वर, तो ये हो जाएगा मेरा समय पास्ट का, क्योंकि वॉज और वर हम किसके लिए यूज़ करते हैं? पास्ट के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा राम वॉज गोइंग टू स्कूल, राम वॉज गोइंग टू स्कूल, तो ये सेंटेंस क्या बना कि राम स्कूल जा रहा था। ठीक है, तो इससे हो गया समय का संबोधन हुआ कि भाई सीधे सीधे तौर से यहाँ से इस वॉज के लगाने से सेंटेंस पास्ट में चला गया। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको और डिटेल करता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे वॉज नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिख लिया राम इज गोइंग टू स्कूल, तो इसका जो मीनिंग बनेगा वो बनेगा कि राम स्कूल जा रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, कितना आसान हो गया। ठीक है, अब इस के लगाने से ये सेंटेंस आ गया वर्तमान में। कहाँ पे आ गया ये सेंटेंस आपका? वर्तमान, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट में। ठीक है, और इज के यूज़ करने से और वॉज के यूज़ करने से ये कहाँ था? वॉज के यूज़ करने से ये चला गया था हमारा टेंस पास्ट में। ठीक है, तो इस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमें समय के बारे में संबोधन करती है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट? हमारे पास नेक्स्ट आता है यहाँ पे मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब का काम होता है जो मैं एक्चुअल में काम कर रहा हूँ। जैसे मैं ये राम यहाँ पे स्कूल जाने का काम कर रहा था, जाने का काम कर रहा था यानी कि गो का काम कर रहा था, तो ये मेन वर्ब यहाँ पे गो आ गई और उसके साथ हमने इसमें आई एन जी यूज़ किया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, तो इसलिए इसमें क्या लगता है? रूल के अकॉर्डिंग आई एन जी लगता है, तो ये बन जाएगा गोइंग। कहाँ जा रहा था? उद्देश्य क्या था उसके? स्कूल जाने का उद्देश्य था उसका स्कूल, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख लिया गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस पूरा का पूरा बनता है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर को हम समझ चुके हैं कि सेंटेंस में हमारे पास एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है, तीसरा मेन वर्ब होता है, चौथा जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस को समझने के लिए हमें टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। टेंसेस हमारे पास तीन तरह के होते हैं। टेंसेस कितने तरह के होते हैं प्यारे बच्चों? टेंसेस हमारे पास तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो ये हमारे पास रहेगा प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस रहेगा? प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा कौन सा टेंस रहेगा? पास्ट। तीसरा रहेगा आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट जो कि अभी काम हो रहा है, वर्तमान की बात हो रही है, जिसमें जिसमें अभी कार्य खत्म नहीं हुआ, तो उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। पास्ट ऐसे जो कि बीत चुके काम को बताता है, यानी जिसमें हमने काम पूरा कर लिया है या काम संपूर्ण हो चुका है, तो ऐसे कार्य को हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। या फ्यूचर की अगर हम बात करें तो इसमें होता है भविष्य के लिए, यानी कि जो काम अभी हमने शुरू ही नहीं किया है या भविष्य में या आने वाले समय में उस काम को करने की हम सोच रहे हैं, तो उसको हम क्या लिखते हैं? उसको लिखते हैं हम फ्यूचर में लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करेंगे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो ये जितने भी हमने यहाँ पे देखा कि जो टेंसेस हैं हमारे पास, तो वो तीन तरह से देखे हमने। एक तो हमने कौन सा देखा? प्रेजेंट देखा। दूसरा कौन सा देखा हमने? पास्ट देखा। तीसरा कौन सा देखा? फ्यूचर देखा। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट को भी ठीक है हम अलग अलग तरह से इसको डिवाइड करते हैं। जो टेंसेस होते हैं फर्दर इसके अकॉर्डिंग टू द वर्क और अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, विद टाइम रेफरेंसेस, समय के अनुसार इसको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो इसमें जो रहेंगे चार तरह से ये आगे डिवाइड होते हैं। तो ये चार कौन कौन से पार्ट है इसके? मेजर जो पार्ट रहेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहला गया प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन सा पार्ट आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया। दूसरा आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और तीसरा आ गया इसमें परफेक्ट। कौन सा आ गया? परफेक्ट टेंस। चौथा आ जाएगा इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
ठीक है। तो इस तरह से ये 4 भागों में सेंटेंस बनते हैं। तो ये प्रेजेंट इस तरह से होगा, पास्ट का भी सिमिलर ही होगा 4 भाग, ठीक है, और फ्यूचर के भी 4 ही भाग होंगे, ठीक है। यानी कि पास्ट पर इंडेफिनिट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो इस तरह से टेंसेस को हम फर्दर विद द टाइम रेलेवेंसी के हिसाब से और एक्शन के हिसाब से 4 भागों में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ टेंसेस आ जाते हैं इसके अंदर, तो ये आ जाते हैं, टोटल नंबर इसकी हो जाती है 12। कितनी हो जाती है? 12। तो 12 तरह के रूल हमने पढ़ने हैं। टेंसेस को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें हम 12 तरह के रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंसेस को। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। ज़्यादा इसमें हमने डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, हमने उतना ही पढ़ना है जितना पेपर के लिए ज़रूरी है। जब हम प्रेजेंट की इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम मोस्टली उन कार्यों को लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है कि रेगुलर चल रहे हैं, हैबिचुअल चल रहे हैं, या रूटीन एक्शन होते हैं जो जैसे हम रूटीन में करते हैं। जैसे मैंने स्कूल जाना है या मैंने आपको रेगुलर पढ़ाना, रोज़ पढ़ाना है, तो ये मेरा रोज़ का काम है पढ़ाने का, ठीक है। तो ऐसे काम को, या न्यूज़पेपर पढ़ना किसी की आदत होती है, सुबह सुबह चाय पीना किसी की आदत होती है, मॉर्निंग वॉक जाना आदत है, हैबिचुअल एक्शन को हम इसमें लेते हैं। कुछ इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ को भी लेते हैं, जैसे कि सनराइज फ्रॉम द ईस्टर्न सेट्स इन द वेस्ट, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये सभी जगह जो सनराइज होता है वो ईस्ट से ही होता है। तो ऐसे सभी काम को हम कहाँ लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मोस्टली हम कैसे काम को लेते हैं? जो कि हमारे पास रेगुलर वर्क हो, ठीक है, रूटीन हो, मतलब कि जो रूटीन में काम चल रहे हैं, या कोई हैबिचुअल हो, या किसी तरह की न्यूज़ हो, ठीक है, न्यूज़ की हेडलाइन हो, न्यूज़ हेडलाइन, इन सभी कार्यों को हम मोस्टली किस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। क्या क्या रखना? जब भी किसी सेंटेंस में आपको कोई रेगुलर एक्शन दिखे, या रूटीन एक्शन दिखे, हैबिचुअल एक्शन दिखे, या किसी तरह के न्यूज़ की हेडलाइंस दिखे, तो वो मोस्टली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स को, ठीक है। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है वो थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है बट आसान है, ठीक है। कैसे? कि भाई इसमें आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है जो समय का संबोधन करती है, तो डू और डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। और इसके बाद इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। और इस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पे, वो वेरी मेजर पॉइंट है, वो आता है यहाँ की एस और ई एस। एस और ई एस इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। क्लियर पॉइंट? हमने क्या पढ़ा है इसका रूल कि यहाँ पे डू डज एज ए हेल्पिंग वर्ब लगता है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की लगेगी, और इसके बाद एस और एस इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब ये क्या समस्या आ गई यहाँ पे थर्ड पर्सन वाली? तो ये यहाँ पे देखेंगे जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो टेंसेस में हम पर्सन को, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। जो पर्सन हो गया हमारे पास वो 3 पार्ट्स में रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास क्या आ जाएगा? आई। सेकंड पर्सन में क्या आ जाएगा? वी, यू, दे और एनी प्लूरल, एनी प्लूरल ये आ जाएगा सेकंड पर्सन में। थर्ड पर्सन में क्या आएगा आपके पास? थर्ड पर्सन में आ जाएगा आपके पास ही, शी, इट और एनी नाउन। नाउन यानी कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तो अब यहाँ पे जो मैंने थर्ड पर्सन लिखा है और सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, तो अगर ये आपको कहीं पे ही, शी, इट दिख जाए तो उसके साथ जो वर्ब लगेगी उसमें आप क्या लगाएंगे? एस और ई एस लगाएंगे। ये बताया मैंने, एस और ई एस इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। तो
ये हमारे पास यहाँ पे मेजर रूल आया। लेकिन यहाँ पे ना एक ध्यान देने वाली बात है। वो क्या बात है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब भी आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा दिया हुआ, क्या दिया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको जो सिंपल सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो आपका सिंपल सेंटेंस होगा, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, सिंपल सेंटेंस होगा, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, नहीं करते। तो ये याद रखिएगा कि जो भी आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, यानी कहने का तात्पर्य कि उसमें डू और डज नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे रूल बन गया। तो रूल में हमने क्या पढ़ा कि डू डज हेल्पिंग वर्ब है, और अब ये भी हमें देखना है कि डू किसके साथ लगता है। डू हमेशा आई, वी, यू और दे के साथ लगाया जाता है, या कोई प्लूरल हो दिया हुआ, ठीक है, तब डू लगेगा। और अगर कहीं पे ही, शी, इट या कोई नाउन का मतलब है द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग दिया गया हो, तो उसके साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, डज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो एस होगा, एस किसके साथ लगेगा, एस जो मैंने बताया था, एस और एस इज यूज्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, पर उसमें भी एक वर्ब में कैसे यूज होगे, जिस वर्ब में, ठीक है, लास्ट जो लेटर होगा, जिस वर्ब का, आप यहाँ लिख सकते हैं, वर्ब का लास्ट लेटर देखना, आपने कौन सा देखना, लास्ट, जो अगर लेटर आपके पास, ठीक है, अगर लास्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट दिया है, कैसा दिया है, कॉन्सोनेंट दिया है, तो उसके साथ आप यहाँ पे एस का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो वॉवल्स में दिया है, ठीक है, तो उसके साथ आप ई एस लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे गो लिख रहा हूँ, तो गो में ये लास्ट वाला लेटर क्या है, वॉवल है, क्योंकि ए ई आई ओ यू 5 हमारे पास वॉवल है, तो वो यहाँ पे दिया गया है, तो इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एस, तो ये बन जाएगा गोज, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे प्ले लिखा है, ठीक है, तो प्ले का वाई क्या है, वाई हमारा आता है कॉन्सोनेंट में, तो जब अब कॉन्सोनेंट है, तो अगर हमने इसमें यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट के साथ एस करेंगे, तो ये बन जाएगा प्लेज, ठीक है, ये बन गया गोज, ये बन गया प्लेज। तो इस तरह से हम इस रूल को पूरा का पूरा लिखते हैं। तो अब यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सिंपल सेंटेंस। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, तो सिंपल सेंटेंस में हमारे पास आता है, आपके पास जो रूल के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे मेन वर्ब लिखनी है और अदर वर्ब लिखना है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट लिखना है। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि सिंपल वर्ब में सेंटेंस में हम किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे ये तो कट गया। अब आपके पास सेंटेंस बच गया। सेंटेंस कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि राम गो टू शिमला, ठीक है, अगर मैं इस तरह से लिखा राम गो टू शिमला, अब आपको पता है कि राम क्या है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, क्या है यहाँ पे, राम थर्ड पर्सन है, और जब राम थर्ड पर्सन है तो इसके साथ क्या लगेगा, हमारा पास एस और ई एस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा इसके साथ, हमें या तो एस लगाना पड़ेगा या ई एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वर्ब में देखना है कि यहाँ पे वॉवल दिया गया या कॉन्सोनेंट। जब यहाँ पे वॉवल दिया गया है तो वॉवल के साथ हम क्या लगाते हैं, ई एस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई एस। तो इसका राइट सेंटेंस क्या बन जाएगा, राम गोज टू शिमला। क्या बना इसका, राम गोज टू शिमला, ठीक है। इस तरह से ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाता है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, सिंपल के बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में भी सिमिलरली स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पे एस और ई एस वाला रूल हट जाएगा और यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी, ठीक है। नेगेटिव वर्ब में हमारे पास जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें वर्ब जो हेल्पिंग है वो भी लगेगी, और इसके साथ साथ जो मेन वर्ब है उसके साथ एस और ई एस अब नहीं लगेगा। याद रखिएगा ये बात मेरी, है ना। तो यहाँ पे हमने लिखना है सब्जेक्ट प्लस इसमें डू और डज आएगा, ठीक है, डू और यहाँ पे थोड़ा सा डज भी आएगा, ठीक है, डू और डज इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी
और उसके साथ साथ आपका जो ऑब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे आप, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस है। और इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस है, जब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आप यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। तो अब ये बन जाएगा डू नॉट या डज नॉट, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये बन गया। अब ये नेगेटिव बन गया। राम क्या सब्जेक्ट आ गया मेरे पास यहाँ पे, और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसके साथ, डज आएगी। नॉट के लिए नेगेटिव है तो नॉट लगा लिया, है ना। और उसके साथ मेन वर्ब आ गई प्ले, और ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट। तो इस तरह से ये मेरा सेंटेंस बन गया नेगेटिव के लिए। अब ये तो डज लगा, डू कैसे लगेगा, डू लगेगा अगर मैं लिखूँ यहाँ पे जैसे दे डू नॉट स्पीक ट्रुथ, दे डू नॉट स्पीक ट्रुथ। तो ये यहाँ पे अब दे क्या था, दे हमारे पास था सेकंड पर्सन में, किस में आता था, ये सेकंड पर्सन में आया। तो सेकंड पर्सन के साथ मैंने बताया था कि सेकंड पर्सन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो डू लगेगी। और जो राम था ये था नाउन, नाउन आता है थर्ड पर्सन में, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगनी थी वो लगना था डज, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरे पूरा का पूरा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता। तो सेंटेंसेस आप इसमें बहुत सारे और भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा इसको कंसाइज करके चलेंगे ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है जहाँ पे आप सवाल करते हैं, या आप बोल सकते हैं कि प्रश्न बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रश्न, ठीक है, या क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन, इस तरह से कह सकते हैं आप। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसमें क्या करते हैं आप, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, अब इस सेंटेंस को हमने लिखा है, तो इस सेंटेंस में हमने जस्ट अब क्वेश्चन फ्रेम करना है। कैसे करेंगे, जस्ट सपोज करो कि मैं डू से ही लिख लेता हूँ, डू शी कम टू दी क्लास, कम टू दी क्लास, इस तरह से लिख लिया मैंने कोई सेंटेंस। या डज, सॉरी यहाँ पे आएगा डज, ठीक है, यहाँ पे डज आएगा। डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आएगा आपके पास है, जस्ट सपोज करिए कि आप यहाँ पे डज लिख लेते हैं, डज राम सिंग अ सॉन्ग। तो ये सारे के जितने भी सेंटेंस लिखे हैं मैंने, तो ये किस में लिखे, मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लिखे हैं, यानी कि इसमें सब में क्या प्रश्न है। प्रश्न किससे बना मेरा, डज लगाने से, डू लगाने से, डज लगाने से, ठीक है। जब मैं यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ हूँ तो मैं डज लगा रहा हूँ, राम भी थर्ड पर्सन है तो डज लगा, दे यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो यहाँ पे क्या लगा, डू का इस्तेमाल किया। और वर्ब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई, ये भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और ये वाली वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। बाकी ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये आई थिंक कि इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट, वो होता है एक मिला जुला सा रूप जिसको कहते हैं हम इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, यानी कि नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो इसमें कैसे बनेगा सेंटेंस, इसमें आप लिख सकते हैं जैसे कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। या आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ज़्यादा फॉर्मल नहीं है ये लिखने का तरीका, पर लिख सकते हैं आप इसको, जैसे कि यहाँ पे आपने डोंट लिख लिया या डजंट लिख लिया, ठीक है,
इसके बाद आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लिया और फिर आपके V1 आ जाएगा, फिर आपके पास अदर वर्ड्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं आप, ये वाला भी लिख सकते हैं और ये वाला तो खैर लिखते हैं। तो ये आपका इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे सपोज करिए कि मैं लिखूँ यहाँ पे डू शी नॉट प्ले विद यू। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको सेंटेंस को लिखा। यहाँ पे क्या आ गई, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये क्या आ गया मेरे पास, सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, और इसके साथ ये जो नॉट है ये नेगेटिव के लिए इस्तेमाल किया गया, और ये जो प्ले है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, और इसके बाद जो ये अदर पार्ट है यू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ गया। ठीक है, या ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो वो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट लिखिएगा, आई विल रीड योर कमेंट एंड आई विल रिप्लाई ऑल योर डाउट्स। तो ये हमने आज जो इस वीडियो में पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा। टेंसेस का प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने इसमें कवर किया। अब इसमें टेंसेस का हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम देखते हैं कि इसका रूल रहता है सिंपल। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि जहाँ पे आप लगातार काम को कर रहे हैं और आपका काम कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है, अभी भी काम जारी है। इन द प्रेजेंट वर्क इज इन प्रोग्रेस, जहाँ पे आपका काम क्या रहेगा, प्रोग्रेसिव रहेगा। ठीक है, लगातार चल रहा है, प्रोग्रेसिव आपका काम चल रहा है। तो इसका जो रूल है, इस टेंसेस को बनाने का रूल है वो रहेगा आपके पास इसमें इज एम आर। जो इज एम आर है ये आपकी क्या लगेगी, एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी, और इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाएगी विद यूजिंग आई एन जी, या आप इसमें इसको जो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आई एन जी जोड़ के लिखते हैं हम इसको, तो इसको हम टेंसेस में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये इस्तेमाल की जाएगी और इसके बाद आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अब जब हमने ये सेंटेंस को समझ लिया तो जब हम इज़ की बात करते हैं, इज़, और दूसरा एम की बात कर रहे हैं और तीसरा आर की बात कर रहे हैं, इसका जो इस्तेमाल होगा वो अगेन थर्ड पर्सन के साथ ही होगा, जिसमें क्या होगा, ही, शी, इट या एनी नाउन। अगर कहीं पर भी ये दिए है तो इसका मतलब आपका क्या लगेगा, वहाँ पे इज लगेगा। अगर एम की बात कर रहे हैं तो एम हमेशा आई के साथ लगेगा। अगर आर की बात कर रहे हैं तो आपका जो आर है वो वी, यू या दे दिया होगा तो उसके साथ आपका आर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आपके पास तीन तरह के जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ डिफरेंटली यूज़ की जाएगी, तो वो मैंने आपको बता दिया। और उसके साथ साथ जो ये आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो इसमें वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा वो V4 का इस्तेमाल किया जाएगा, ये याद रखिएगा। इसको हम जीरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, जीरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब यहाँ से आगे सेंटेंस सिमिलर उसी तरह से बनेगी जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए बनाया, जस्ट हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है और मेन वर्ब चेंज करनी है। ठीक है, तो इसका जो रूल रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा वो आएगा इसमें सब्जेक्ट। ये किसके लिए बना रहे हैं हम, जो ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये बना रहे हैं हम सिंपल सेंटेंस के लिए या अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको आप क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं या सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, या इसको पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तीनों नाम एक ही है, और इसका जो रूल रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आ जाएगा इज एम आर प्लस V1 यूजिंग आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूँ कि वी आर गोइंग टू शिमला, वी आर गोइंग टू शिमला। तो इसमें देखिए जो ये वी है ये क्या हमारे पास, ये आ गया सब्जेक्ट, आर आ गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और गोइंग आ गया हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लिख सकते हैं आप इसको,
या आप इसको V1 प्लस ING भी बोल सकते हैं। टू शिमला आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इस तरह से हमारा सेंटेंस ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, वी आर गोइंग टू शिमला, दे आर कमिंग टू स्कूल, या जैसे कि आई एम डूइंग हार्ड वर्क, है ना। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप इसमें बना सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जो नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंसेस का, वो भी सिमिलर इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमारे को सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और इसमें इज़ एम आर के साथ आपको यहाँ पे नॉट भी लगाना पड़ेगा, और V1 के साथ आपको यहाँ पे ING लगाना पड़ेगा। V क्या है, वर्ब है। ठीक है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सेंटेंस सिमिलरली इसी तरीके से बनते जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया शी इज़ नॉट वेटिंग, शी इज़ नॉट वेटिंग फॉर अस। ठीक है, कि कैसे लिखा हमने कि वह हमारा इंतज़ार नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से अगर लिखना है हिंदी में, इसका क्या बन गया, वह हमारा इंतज़ार नहीं कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो ये इज़ लगाया, क्यों इज़ लगाया इसमें, क्योंकि जो शी है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो तो इज़ लगेगी। तो इसके साथ हमने क्या लगाना है, नॉट। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर वेट हमारे पास आ गया वर्ब, और वेट के साथ ING लगाया। V1 है हमारे पास, वेट है, और इसके बाद ING लगा दिया, तो ये बन गया वेटिंग फॉर अस। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास क्या बनता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनता है स्ट्रक्चर, यहाँ पे आ जाएगा इज़ एम आर यूज्ड एज अ, ये क्या हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगी V1 यूजिंग ING, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा रूल बन जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर यू डूइंग हार्ड वर्क, आर यू डूइंग हार्ड वर्क, क्या तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो। जैसे और लिख सकते हैं आर यू प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके सेंटेंस बन जाएंगे इंटेरोगेट के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ा। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे। होप्स हो कि यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।